हेलो क्लास 12। आज हम स्टार्ट करेंगे द इंटरव्यू पार्ट 2। सो इंतजार किस बात का, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो हमने पार्ट 1 में जाना इंटरव्यू को लेकर काफी सारे डिफरेंट लोगों का ओपिनियन। जब कोई इंटरव्यू ले रहा होता है उसका ओपिनियन इंटरव्यू को लेके कितना अलग होता है, और जब उसकी बारी इंटरव्यू देने की आती है हर कोई अपने आप को एक विक्टिम समझता है एक इंटरव्यू का, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इंटरव्यूअर के पास ज्यादा पावर और अथॉरिटी आ जाती है एक इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान। एंड अगर इंटरव्यू देते वक्त सामने वाले ने कुछ गलत बोल दिया या कुछ ऐसा बोल दिया जो लोगों को सही नहीं लगा, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। बट इतने सारे डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स जानने के बाद एक इंटरव्यू को लेके टुवर्ड्स द एंड हमने यही कंक्लूड किया कि इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी लोग हमारे आसपास हैं उनका एक व्यू पॉइंट अगर हमें क्रिएट करना हो, उनका एक इम्प्रेशन हमें क्रिएट करना हो, हम ज़्यादातर उनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए ही करते हैं कि कैसे वो किन तरह के सवालों का जवाब किस तरह से देते हैं। तो वहां तो हमने जान लिया इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस और उसको लेके अलग अलग ओपिनियन। अब पार्ट 2 में हम एक इंटरव्यू को स्टडी करेंगे। एक इंटरव्यू जो हुआ दो लोगों के बीच, एक इंटरव्यूअर फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर और एक इंटरव्यूई जो है एक प्रोफेसर उम्बेर्तो इको। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, कहते हैं उम्बेर्तो इको। काफी इंटरेस्टिंग बात है ना कि बाय प्रोफेशन तो मैं प्रोफेसर हूँ, बट संडेज के दिन मैं नॉवेलिस्ट बन जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस इंटरव्यू का एक एक्सकर्ट। सो द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बेर्तो इको। इंटरव्यूअर है मुकुंद पद्मनाभन, जो द हिंदू न्यूज़पेपर की तरफ से वहां गए हैं इंटरव्यू लेने। एंड इंटरव्यूइंग है उम्बेर्तो इको, एक प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इन इटली, जिन्होंने एक अच्छी खासी रेपुटेशन पाई है एज अ स्कॉलर अपने आइडियाज पे ऑन सेमियोटिक। सेमियोटिक इज साइंस की स्टडी, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडिवल एस्थेटिक्स। इन सब में एक पहचान बनाने के बाद वो बढ़े फिक्शन लिखने की ओर। फिक्शन इज जो हम कहानियां पढ़ते हैं जो सच नहीं है बट इस तरह से लिखी जाती हैं कि हमें सच लगने लग जाती है। खैर, लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल, आप नाम लो, और उम्बेर्तो इको ने शायद वो चीज लिखी हुई ही है। हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, एक राइटर है तो उसका एक पर्टिकुलर जॉनर होगा जो वो बहुत अच्छे से लिखता होगा, या एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग होगा। बट उम्बेर्तो इको, ओ माय गॉड, उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा। 1980 में उन्हें एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम मिला। इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम मतलब उस दुनिया में जैसे हम बोलते हैं ना एक्टर्स एक्ट्रेसेस में एक सुपरस्टार होता है, इसी तरह इंटेलेक्चुअल्स की दुनिया, पढ़े लिखों की दुनिया में सुपरस्टारडम पाने वाले उम्बेर्तो इको उस जमाने के पहले इंसान बने। वो भी क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नॉवल लिखी द नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिकी। और 1980 में ये चीज होना बहुत बड़ी बात माना जाता था, और इसीलिए बहुत सारे लोग जानना चाहते थे द स्टोरी ऑफ उम्बेर्तो इको। फाइनली मुकुंद पद्मनाभन को वो मौका मिला उनका एक इंटरव्यू लेने का। तो यहाँ पर हम दोनों चीज नोट करेंगे, किस तरह के सवाल इंटरव्यूअर पूछ रहा है और कैसे उम्बेर्तो इको उनका जवाब दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो मुकुंद जी का सवाल है उम्बेर्तो इको के लिए कि इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एकेडमिक डेविड लोज ने एक बार कहा था कि मुझे तो समझ ही नहीं आता कि एक आदमी इतना कुछ कैसे कर लेता जैसे इको साहब करते। तो उम्बेर्तो इको इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मे बी मैं ऐसा इंप्रेशन देता हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, बट इन द एंड मैं कन्विंस हूँ कि मैं एक ही चीज कर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मुकुंद ने यानी इंटरव्यूअर ने
कोशिश की एक पर्सन का नाम लेके उम्बेर्तो इको को इंस्टिगेट करने की कि शायद वो उस पर्सन के खिलाफ कुछ बोले या उस पर्सन के लिए कुछ बोले, बट उम्बेर्तो इको ने बड़े स्मार्टली उस क्वेश्चन को आंसर किया बिना उस पर्सन का नाम लिए, कि शायद लगता होगा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट मैं तो कन्विंस हूँ कि मैं एक ही चीज कर रहा हूँ। तो इसका मुकुंद सवाल पूछते हैं, विच इज, क्या कर रहे हैं आप? तो उम्बेर्तो इको अब कहता है, आह दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, वो समझाना ज्यादा मुश्किल। अब देखो, आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, अब मेरे ना कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं, लाइक नॉन वायलेंस को लेके, पीस को लेके, मूवमेंट्स को लेके। तो खैर मैं कोशिश करता हूँ अपने इन फिलोसफिकल इंटरेस्ट को अपने एकेडमिक वर्क और नॉवेल्स के थ्रू परस्यू करूँ। तो अगर आप ध्यान दोगे, मेरी जो बच्चों की किताबें हैं उसमें भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नॉन वायलेंस की और पीस की। यू सी, वही सेम बंच ऑफ एथिकल और फिलोसफिकल इंटरेस्ट। अगर मैं बड़ों के लिए कुछ लिख रहा हूँ तो उसमें भी मैसेज घूम फिर के वही होगा, बस लेवल ऑफ राइटिंग बढ़ जाएगा। अगर मैं स्कॉलर्स के लिए एक एकेडमिक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, घूम फिर के फिलोसफिकल बातें ही कर रहा हूँ, बस राइटिंग स्टाइल और लेवल थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो एट द एंड शायद लोगों को लग रहा है कि मैं 3-4 तरह की चीजें लिखता हूँ, बट उनमें जो मैं बात कहता हूँ, जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, वो एक ही। यू सी, एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और इसके अलावा मेरा एक सीक्रेट। अच्छा अब सोचो, क्या होगा अगर पूरी दुनिया में से सारे एम्प्टी स्पेसेस को खत्म कर दिया जाए, सारे एटम्स में जितना भी एम्प्टी स्पेस है वो खत्म हो जाए। तो यू नो द यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, अगर सारी एम्प्टी स्पेसेस यहां से हटा दी जाए। इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं, और मैं उन एम्प्टी स्पेसेस को कहता हूँ इंटरस्टाइस। अब देखो, इमेजिन करो, एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप मेरे घर आ रहे, आप अभी एलिवेटर में हो और मेरा घर लेट्स से 5th फ्लोर पे, आप 5th फ्लोर तक आ रहे हो। तो एक अच्छे होस्ट होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? गेट पे खड़े रह के आपका इंतजार, जब आप आओ मैं आपको वेलकम करूं, आपको भी अच्छा लगेगा। सो बहुत नॉर्मल है, राइट? दिस इज एन इंटरस्टाइस, एन एम्प्टी स्पेस। अब मेरे लिए ये जो वेटिंग पीरियड है, ये एक इंटरस्टाइस है, एक एम्प्टी स्पेस। तो मैं कोशिश करता हूँ इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस में काम करने। अब इतने में गेट पे खड़े होके आपका इंतजार करता कि आप 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पे आओ, जहाँ मेरा घर है। मैं इतनी देर में एक आर्टिकल लिख देता हूँ यार, छोटा सा। तो आप देख रहे हो, मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं कोई भी टाइम अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करता। क्या आपको कोई फर्क पड़ा इतनी देर आप एलिवेटर में थे, मैं क्या कर रहा था, मैं गेट पे खड़ा था या मैं आर्टिकल लिख रहा था? नहीं ना। तो बस इसीलिए मैं ज्यादा चीजें कर पाता हूँ, ऐसा उम्बेर्तो इको का मानना है। तो मुकुंद कहते हैं, अब हर कोई तो ये नहीं कर सकता सर। आपका जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, एक बात बताइए, और जो स्कॉलररी वर्क है, जो आप एकेडमिक बुक्स भी लिखते हो, उनमें ना एक थोड़ा प्लेफुल और पर्सनल क्वालिटी है यूजुअली, जो हमें नहीं देखने को मिलता बाकी किताबों। ये बहुत अलग है रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से, जो बहुत ज़्यादा डीपर्सनलाइज्ड होता है एंड काफ़ी ड्राई एंड बोरिंग। अब ऑब्वियसली बात है ना, अब आप कोई भी एकेडमिक्शन की किताब उठाओ, वो फैक्ट्स पे बात करते हैं, वो कहानियां नहीं बनाते उसके अंदर, वो टू द पॉइंट बात करते हैं, जिसकी वजह से हर किसी को वो चीज़ पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। लेकिन इको साहब, आपकी किताबें में ना एक पर्सनल क्वालिटी लगती है, ऐसा लगता है कि आप हमसे ही बात कर रहे हो। तो क्या आपने कॉन्शियसली अडॉप्ट किया ये इनफॉर्मल अप्रोच, या ये आपका नेचुरल स्टाइल ऑफ राइटिंग है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो मेरे तो इको इस बात के लिए क्या कहता है कि चलो एक और कहानी सुन। जब मैं अपना पहला डॉक्टरल डिसर्टेशन लिख रहा था इटली में, डिसर्टेशन लिखना पड़ता है पीएचडी बनने के लिए, तो वो कहता है, जब मैं अपना पहला डिसर्टेशन इटली में लिख रहा था एंड मैंने वो सबमिट किया एक प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर साहब ने मुझे क्या कहा पता है? कि बहुत सारे स्कॉलर्स एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत पढ़ते हैं, फिर बहुत सारे झूठे अंदाजे लगाते हैं, उनको करेक्ट करते हैं एंड एट द एंड वो अपना कंक्लूजन लगता है।
तुमने इको ऑन द कॉन्ट्ररी क्या किया, तुमने अपनी पूरी रिसर्च की कहानी हमें सुनाई है, अपने ट्रायल्स और एरर्स तक हमें बताया, तुमसे क्या गलती हुई और तुमने उसे कैसे सुधारा, तुमने सच्चाई के साथ यहाँ लिखा है। दिस फील्स मोर पर्सनल, मतलब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो और इस हाइपोथेसिस तक तुम कैसे पहुंचे। तो पहले तो उनका कमेंट सुन के मुझे लगा कि मैंने शायद कुछ गलत किया क्योंकि मैंने बाकियों की तरह नहीं लिखा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे समझ आया कि जो वो कह रहे हैं वो यही मानते हैं कि मैं सही हूँ, और उन्होंने मेरा डिसर्टेशन एक किताब में पब्लिश भी किया, विच मेंट कि वो उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे। सो एट दैट पॉइंट 22 साल की उम्र में मुझे समझ आ गया कि स्कॉलररी बुक्स भी वैसे ही लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने अपना पहला डिसर्टेशन लिखा। एक कहानी बताओ उस रिसर्च के पीछे, लोग तभी उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, तभी ज्यादा इंस्पायर हो पाएंगे और उसे गहराई से समझ पाएंगे। एंड इसीलिए मेरे सारे एसेज में एक नैरेटिव एस्पेक्ट होता है। नैरेटिव एस्पेक्ट जैसे मैं ही तुम्हें पढ़ के वो सुना रहा हूँ। एंड शायद इसी वजह से मैंने नैरेटिव्स लिखना यानी नॉवेल्स लिखना भी शुरू किया एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। तो मुझे याद है मेरा दोस्त रोलैंड बार्थ मुझे क्या कहता था, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि भाई मैं एक एसेइस्ट हूँ, एक नॉवेलिस्ट नहीं। एसेइस्ट वो जो लंबी लंबी चीजें लिख सकता है, डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन नॉवेलिस्ट वो उन डिटेल्स को एक कहानी के रूप में बांध सकता है, चैप्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। तो उम्बेर्तो इको कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि उसके अंदर वो स्किल क्यों नहीं है। वो हमेशा से क्रिएटिव राइटिंग करना चाहता था और वो सोचता था करूंगा, कभी तो करूंगा, और ये सोचते सोचते एक दिन वो बेचारा गुजर गया। मैंने कभी वो फ्रस्ट्रेशन, मैंने कभी वो स्ट्रेस लिया नहीं। मैंने तो गलती से नॉवल लिखना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं खाली बैठा था, कुछ भी नहीं था मेरे पास करने को, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। एंड शायद नॉवेल्स ने सेटिस्फाई किया माय टेस्ट फॉर नरेशन, और वो लिखते लिखते मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ये भी कर सकता हूँ। सो उम्बेर्तो इको ने अपने इस आंसर के थ्रू बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑडियंस को दिया कि अगर तुम सोचते रहोगे कि मैं ये करूंगा करूंगा, बहुत देर हो जाएगी, शायद तुम वो कभी कर भी नहीं पाओगे और करने से पहले ही गुजर जाओगे। लेकिन अगर सोचा है ना कोई चीज करनी है तो बस करने लग जाओ यार, वेट मत करो। जैसे उम्बेर्तो इको ने वेट नहीं किया, एक दिन खाली बैठे थे तो बस शुरू कर दिया बिना सोचे समझे कि ये उन्हें कहाँ ले जाएगा। तो इनके इंटरव्यू के इस पहले पार्ट में हमें समझ आया कि वो कितने प्रैक्टिकल आदमी लाइफ को आराम से जीते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। एंड इस इंटरव्यू के आंसर्स के जरिए भी हमें यही समझ आया कि वो अपने आंसर्स में ना केवल अपनी लाइफ के बारे में हमें बताए, बट साथ ही साथ अपनी ऑडियंस के लिए कुछ डीप मैसेजेस भी, डीप लेसन्स भी दे रहे हैं। सो मिलूंगी मैं आपसे इंटरव्यू पार्ट 3 में, जहां हम इनका आगे का इंटरव्यू पढ़ के समझेंगे और उम्बेर्तो इको और उनके इंटरव्यू स्टाइल के बारे में। सी यू टुमारो, बाय बाय।